ओके सो डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम जो लास्ट 23 मार्च को स्लेट एग्जाम गया है, नॉर्थ ईस्ट स्लेट एग्जाम, तो उसका जो फिजिकल साइंस अर्थात पेपर 2 का सारे की सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उसका प्रोबेबल आंसर की हम देंगे। जो फाइनल आंसर की ऑफ कोर्स वो स्लेट की वेबसाइट के थ्रू आ जाएगा, तो आप देख सकते हो, वहाँ पर मैच कर सकते हो। बट यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन आया था कि आप देखो, ये जो फिजिकल साइंस पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होता है और इस क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स और ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ऑफ कोर्स देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को क्या कहा कि एक 2 डायमेंशनल हीट फ्लो में व्हाट इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट इन स्टेडी स्टेट। यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। आप लोगों को पता है कि जब 2 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट्स में जब हीट फ्लो होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंस और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज गवर्न्ड बाय द लाप्लास इक्वेशन। और आपको पता है लाप्लास इक्वेशन ये होता है कि del 2t बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2t बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन, दैट मीन्स ऊपर का जो ऊपर न्यूमरेटर जो है वो सेम रहना पड़ेगा और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐसे आप कह सकते हो। क्या हम देखते हैं कि ये ऊपर जो है न्यूमरेटर, एक y है एक u है, वो अलग अलग है, तो ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में देखेंगे कि ऊपर u है और यहाँ पर भी u है और नीचे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो ये लाप्लास ये बेसिकली लाप्लास इक्वेशंस है। तो हम देखेंगे कि ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, ये पॉसिबल आंसर है। और सी में देखिए आप, सी में एक x है और एक t है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी में देखिए, अगर ऊपर का आप देखिए, ऊपर u है और u है बट एक x है और एक t है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो हमारा लाप्लास इक्वेशन हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x एंड विथ रेस्पेक्ट टू y होता है। तो पॉसिबल आंसर यहाँ पर बी होगा। अच्छा, तो सो इन दिस क्वेश्चन में क्या कहा कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है एट पॉइंट t इज इक्वल टू 2 और हमारा ग्राफ कार्व जो दिया है x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस। तो एक्चुअल में अगर कोई भी एक फंक्शन होता है f और उसका और कोई भी एक सरफेस होता है दैट इज डिनोटेड बाय f और उसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहता है ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f एट द सर्टेन पॉइंट p। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या बेसिकली क्या करना है कि हमको ग्रेडियंट निकालना है x, y और z, इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो अगर मैं हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो हम कैसे कि क्या करेंगे, दैट मीन्स हम इसको एक काम करते हैं डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एक्स बाई डेल टी आई कैफ, देन प्लस डेल वाई बाई डेल टी, देन जे कैफ, देन प्लस डेल जेड बाई डेल टी, देन के कैफ। तो ये है ग्रेडियंट। तो इसको अगर हम निकलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे तो ये 1t का कितना आएगा 1, देन 3t स्क्वायर बाई 3, तो ये आई कैफ, देन प्लस देन y का वैल्यू t स्क्वायर, सो 2t और 2t ये j कैफ, देन प्लस z का वैल्यू है t प्लस t क्यूब बाई 3, सो t मतलब 1, देन प्लस 3t स्क्वायर बाई 3 एंड k कैफ। सो 3 कैंसिल, हियर ऑल्सो 3 कैंसिल। तो हम अगर पॉइंट भी पुट करेंगे, पॉइंट क्या मिलना है गिवन किया t इज इक्वल टू 2 पुट करना है, तो t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा, आई कैफ प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, देन जे कैफ प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर दैट इज 4 एंड के कैफ। तो मैं बेसिकली माइनस 3 आई आ गया, देन प्लस 4 जे आ गया, देन प्लस 5 के आ गया। ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ। बट इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सो दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड होगा आपका, अगर ग्रेडियंट ऑफ एफ तो हम क्या बोलेंगे माइनस ऑफ 3i प्लस 4 ऑफ जे प्लस 5 ऑफ के डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर मीन्स 9,
16, 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 25। तो ये होगा हमारा पॉसिबल आंसर। बट यहाँ पर आप देखिए कि सारे के सारे ऑप्शन में वो जो डिनोमिनेटर का जो एक फैक्टर है वो गिवन नहीं है, वो गिवन नहीं है, तो हम आंसर ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली ऑल ऑप्शंस, सारे के सारे ऑप्शंस में डिनोमिनेटर जो फैक्टर है वो गिवन होना चाहिए, बट वो गिवन नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। बट ऊपर जो न्यूमरेटर है तो वो क्योंकि डिनोमिनेटर में वो कांस्टेंट है ना, तो वो सारे के सारे एक है, तो वो गिवन नहीं है। तो न्यूमरेटर में हम देखेंगे, न्यूमरेटर में आप देखिए कि -3i प्लस 4j प्लस 5 के कहां पर है। -3i ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी में -3i प्लस 4j प्लस 5 के, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी भी नहीं है एंड ऑप्शन डी भी नहीं है। ओके, तो दिस इज द पॉसिबल आंसर। Then come to the question number 3, and question number 3 कहा कि the error in Simpson's rule is proportional to what। आपको पता है कि सिम्पसन का दो रूल होता है, सिम्पसन 1/3 रूल होता है और सिम्पसन 3/8 रूल होता है। तो ये सिम्पसन रूल बेसिकली सिम्पसन 1/3 रूल, तो इसमें एरर का प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमेशा इज प्रोपोर्शनल टू दैट जो स्टेप साइज है h है, h⁴, स्टेप साइज और h⁴ होता है सिम्पसन 1/3 रूल का। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन इज ऑब्जर्व टू रिमेन ऑलवेज वर्टिकली अबव द सेम पॉइंट ऑन द अर्थ, सो वेयर ऑन द अर्थ इज द ऑब्जर्वर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि ऑब्जर्वर शुड बी एट द इक्वेटर, तभी मतलब क्या पाएगा कि वर्टिकली एट जस्ट अबव सेम पॉइंट ऑन द अर्थ। तो एक हमेशा मतलब स्पेस स्टेशन ऑब्जर्व करेगा एक ऑब्जर्वर जब वो इक्वेटर पे होगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पार्टिकल मूव्स अंडर ए सर्टेन फोर्स और उसका कोनिक सेक्शन गिवन है। अगर कोनिक सेक्शन, ये स्टैंडर्ड एक इक्वेशन है वेयर अल्फा और बीटा आर कांस्टेंट, तो अगर इस तरीके का कोनिक सेक्शन गिवन होगा तो उसका जो फोर्स होता है, फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, और r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बेसिकली दिस काइंड ऑफ फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी फोर्स भी कह सकते हो। बट यहाँ पर ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गिवन नहीं है, यहाँ पर गिवन है पीरियोडिक या सेंट्रल, नॉन पीरियोडिक, नॉन सेंट्रल। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्सेस है या फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस है जो कि 1/r² डिपेंड करता है, वो हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन कम टू 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये गिवन है क्या, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और द अपीयरेंस ऑफ स्कैटरिंग कैसा होगा। एक सेंटर ऑफ मास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग होता है। एक होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम, एक आपका जब अपने लोगों ने कोलिजन पढ़ा है तो हेड ऑन कोलिजन, सेंटर ऑफ मास लेबोरेटरी फ्रेम कोलिजन, सेंटर ऑफ मास कोलिजन। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम कोलिजन के बारे में और स्कैटरिंग के बारे में बात करता है। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा कि इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दो बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। तो ये हमेशा एक दूसरे की तरफ आता है बिफोर कोलिजन और बिफोर स्कैटरिंग। ठीक है, तो जब स्कैटर्ड होता है तो स्कैटर्ड होने के बाद क्या करता है कि दे आर मूविंग डायरेक्टली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये एक दूसरे से मतलब ये एक आने के बाद एक सपोज इस तरफ आएगा, एक सपोज इस तरफ आएगा। तो मतलब बिफोर कोलिजन दे विल कम अप्रोच टू ईच अदर, बट आफ्टर कोलिजन दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है कि फॉल्स स्टेटमेंट कैसा हो, कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज नथिंग बट
1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये बेसिकली यही रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये तो ऑप्शन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रॉन्ग स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट हमको पूछ रहा है। अच्छा, इन ऑप्शन बी में देखिए आप कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मटेरियल मीडियम, तो ये नहीं है एक्चुअली। तो यहां पर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बट एज पर क्वेश्चन ये करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बट ऑप्शन सी में आप देखो कि ऑप्शन सी में नॉन डिस्पर्सिव मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ई एच और के, ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बट रॉन्ग स्टेटमेंट हमको पूछ रहा है कि ऑप्शन बी में होगा, बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द अगेन फॉल्स स्टेटमेंट। बोल रहा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एग्जिबिट पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, पोजेस स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। ये सारे की सारे ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि ये सेंटर, क्योंकि अगर कोई इन जनरल की ऑल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपका ये पाइजो इलेक्ट्रिक और पायरो इलेक्ट्रिक बिहेवियर इफेक्ट नहीं शो करता है, अगर कोई अगर शो करेगा कि पाइजो इलेक्ट्रिक और पायरो इलेक्ट्रिक, तो वो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन भी होता है, तो वहां पर एक्चुअली सेंटर ऑफ सिमेट्री नॉन सिमेट्री होता है, तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री गिवन है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा कि फॉल्स स्टेटमेंट अगेन फाइंड करना है। तो आप देखो कि डेल क्रॉस ई समटाइम्स जीरो, डेल डॉट बी इज ऑलवेज जीरो, इसीलिए तो मैग्नेटिक ऑलवेज डाइपोल होता है, और डेल डॉट डी इज इक्वल टू पी डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो इनमें से आप देखो ऑप्शन ए में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ये ऑप्शन में स्टेटमेंट गलत है, बट एज पर सिंस फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर, ओके बिफोर दैट, तो हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो गुवाहाटी में है। मैं वहाँ पर कोर्स ऑफर करता हूँ, CSIR नेट प्रिपरेशन, गेट, जेस्ट, IIT जेम और नॉर्थ ईस्ट स्लेट के बारे प्रिपरेशन हम कोचिंग देते हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहे तो वो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे अगर आप लोग आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ऑप्शन 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है क्वांटम वेवलेंथ। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्वांटम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो क्वांटम वेवलेंथ इनमें से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, 2.426 इंटू 10⁻⁻12 होता है, तो ये करेक्ट है। देन अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या बोला है कि आपको एक वेव फंक्शन गिवन है, वन डायमेंशनल पार्टिकल इन अ बॉक्स का, और उसका इंटरवल रीजन ये है 0 to a, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग निकालना है। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या होगा, हमेशा ये रीजन है कि a/4 to 3a/4, तो हमेशा साई मॉडुलस ऑफ साई, मॉडुलस ऑफ, हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ साई एक्स टी होल स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि a/4 देन 3a/4 देन साई स्टार होगा, साई स्टार dx। तो आप अगर इसके हिसाब से अगर करेंगे तो इसका मतलब अगर साई, अगर a साइन गिवन है और e⁻⁻⁻i ओमेगा, तो इसका स्टार कितना होगा, साई स्टार विल भी एक बार प्लस होगा। तो अगर ये आप करेंगे तो यू विल गेट कि a/4 देन 3a/4 देन साइन स्क्वायर पाई x अपॉन a एंड dx, तो ये होगा।
तो इसको अगर आप थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन हम नहीं लिख सकते हैं, तो हम करेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2πx/a एंड हाफ एक मल्टीप्लाई होगा देन dx। तो इसके हिसाब से a/4 देन 3a/4। तो ये होगा हमारा इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आएगा। डायरेक्टली मैं आंसर दे देता हूं वहां पर, a/4 देन 1 + 2/π होता है, ये आता है हमारा आंसर। बट इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कि कोई भी ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि इसका ओरिजिनल आंसर क्या होगा। बट जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए कि ये होना चाहिए हमारा एक्चुअल आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हो। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पर क्या गिवन है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सिस्टम, ये आई जेड सफिक्स जे और जे जेड सफिक्स जे। तो अगर दो इंडिपेंडेंट सिस्टम है उसका कंबाइंड पार्टीशन फंक्शन हमेशा मल्टीप्लिकेटिव होता है। हमेशा पार्टीशन फंक्शन आप हमेशा जैसे प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव होता है, तो पार्टीशन फंक्शन हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव होगा तो मल्टीप्लिकेशन जहां पर होगा तो वही होगा। तो ऑप्शन सी इज द मल्टीप्लिकेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन ई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां पर बेसिकली कि क्या बोल रहा है कि हीट कैनॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट कंप्लीटली। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हिच लॉ, राइट। तो ये जीरोथ लॉ तो नहीं है, ये फर्स्ट लॉ भी नहीं है, ये थर्ड लॉ भी नहीं है, तो ये सेकेंड लॉ है बेसिकली, ये सेकेंड लॉ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, दैट यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये कौन यूनिट, डायरेक्टली आप ये कर सकते हो, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हो इसका हमेशा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वाट पर मीटर स्क्वायर पर k⁴, राइट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको अगर करेंगे तो आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर दो ऑप-एम्प गिवन है, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर सपोज यहाँ पर भी आउटपुट होता है V01, क्योंकि हमको पता नहीं यहाँ पर कितना आउटपुट होगा। तो ये सपोज V01 है। तो हम हमेशा देखो ऑप-एम्प की क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि ऑप-एम्प के अंदर करंट नहीं जा सकता, बिकॉज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ना। तो जितना करंट यहां से आएगा उतना करंट ये फीडबैक के थ्रू जाएगा। लेट अस से I1 करंट इधर है, I2 करंट इधर है, तो हम क्या बोलेंगे कि I1 इज इक्वल टू I2। और हमारा करंट का इक्वेशन जब लिखेंगे तो करंट का इक्वेशन क्या है, बेसिकली हम क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R। तो और I इज इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाई R। ये V जो होता है, V हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस, और R1 कितना गिवन 20 किलो, तो ये V1 है। लेकिन यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, ये आपको नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल हमेशा वर्चुअली ग्राउंडेड होता है, ये हमको पता है। तो ये अगर यहाँ पर जीरो गिवन कर रहा है तो मतलब यहाँ पर भी जीरो गिवन करेगा। तो I1 करंट विल बी योर V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि ऑल आर 20 के किलो ओम दिया है, तो हम लिखेंगे 20। देन I2 करंट कितना होगा, ये पोटेंशियल RF, और RF के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 माइनस V01 डिवाइडेड बाई कितना होगा 10, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेट मीन्स आपका क्या मिल रहा है यहाँ पर कि माइनस ऑफ V01 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, V1/2, राइट, V1/2। तो ये पहला काम हो गया। नेक्स्ट काम क्या है कि यहाँ पर V01 है, तो इन दोनों यहाँ पर भी तो वर्चुअली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। तो हम इस बार यहाँ से यहाँ पर जितना करंट आएगा इधर और यहाँ पर, वही करंट इधर जाएगा। लेट अस से यहाँ पर हमारा करंट है, सपोज I1 यहाँ पर, और यहाँ पर का है सपोज I2,
तो यहाँ पर करंट है सपोज I3, डेट मीन्स I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होगा। तो I1 इज इक्वल टू कितना होगा, V01 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 के प्लस I2 कितना होगा, क्या गिवन है V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 अगेन इज इक्वल टू I3 कितना होगा 0 माइनस V आउट और V आउट और V आउट डिवाइडेड बाई कितना है फीडबैक में 20, राइट। तो ये 0 0 0 इसको हम कैंसिल कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि V01 प्लस देन V2 इज इक्वल टू माइनस V आउट बाई 2। इस बार हम V01 ये जो वैल्यू हमको मिला है तो ये इधर पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे कि माइनस V1 बाई 2 प्लस V2 इज इक्वल टू माइनस V आउट बाई 2। तो अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो V आउट कितना आ जाएगा आपका, V आउट विल बी योर V1 माइनस ऑफ ट्वाइस V2, ये होना चाहिए V1 माइनस ऑफ ट्वाइस V2। तो ये होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर, बट इनमें से कोई भी ऑप्शन V1 माइनस ट्वाइस ऑफ V2 गिवन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे नन ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आएगा, माइक्रो डायोड शोइंग निगेटिव रेजिस्टेंस, कौन सा डायोड निगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट कौन सा डायोड शो करता है, वो हमेशा गन डायोड होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन 17 नंबर क्वेश्चन कि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी की किस एक्सीलरेटिंग वोल्टेज के साथ रिलेशन क्या है, ये आप हमेशा मानना कि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेटिंग वोल्टेज होता है। तो इनके हिसाब से अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनमें हिसाब से अगर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देन लैंडर्जी फैक्टर निकालना है। वी नो दैट लैंडर्जी फैक्टर जी इज इक्वल टू 1 प्लस j into j plus 1, then plus s into s plus 1, then minus l into l plus 1 divided by 2j into j plus 1। तो यहां पर तो हमारा स्पेक्ट्रल टर्म जो गिवन है, ये जो सुपरस्क्रिप्ट है वो बेसिकली 2s plus 1 is equal to multiplicity that is equal to 2। तो फ्रॉम हियर s is equal to I can say half। और अगर देखो आप यहाँ पर s ऑर्बिटल है, s टर्म है, अगर s टर्म के लिए व्हाट इज द l इज इक्वल टू ऑलवेज 0, जैसे कि l इज इक्वल टू 0 फॉर s, l इज इक्वल टू 1 फॉर p लाइक दिस। तो और ये जो टर्म है हाफ गिवन है, ये j वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, j वैल्यू इज इक्वल टू हाफ। तो हम अगर पुट कर देंगे ये सारे वैल्यू 1 प्लस j का वैल्यू हाफ है, तो हाफ और हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2, राइट। देन s का वैल्यू भी हाफ है, हाफ प्लस ऑफ हाफ प्लस 1 मीन्स आपका 3/2। देन माइनस l का वैल्यू तो 0 है, नो नीड टू फाइंड आउट। देन 2 इंटू j का वैल्यू है हाफ, हमारा हाफ है, देन हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2। अब देखो 2 इंटू हाफ इंटू 3/2 और ऊपर एक है हाफ इंटू 3/2, हाफ इंटू 3/2 2 टाइम्स है, तो इसका अगर कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट 1, right, that means 1 plus 1 is equal to 2 is the Landazzi factor, so 2 option B is the correct option। then come to question number 19, question number 19 क्या कहा कि which of the following approximation assumes the separation of electronic and nuclear motion, ये हमेशा बोर्न ओपेनहाइमर approximation ही देते हैं, तो इसका हिसाब से ऑप्शन B is the correct answer। then क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन गिवन है 20, द डिफरेंस बिटवीन रामन एंड कॉम्पटाउन इफेक्ट इज डेट। देखिए यहां पर पूछ रहा है कि रामन और क्वांटम इफेक्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, बट कोई भी ऑप्शन में आप देखियो कि कोई भी ऑप्शन में कंपेयर नहीं किया या डिफरेंस नहीं किया। क्या बोल रहे हैं, क्वांटम इफेक्ट टेक्स प्लेस ऑन बाउंड चार्ज, अगर क्वांटम इफेक्ट टेक्स प्लेस बाउंड चार्ज, इसका रिलेशन एक ऐसा होना चाहिए ना, क्वांटम इफेक्ट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन बाउंड चार्ज और रामन स्कैटरिंग, बट रामन स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन फ्री चार्ज। ये लाइन दो एक होना चाहिए, दो लाइन मिला के एक होना चाहिए, बट यहाँ पर हम डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंस मतलब क्या है, ये कंपैरिजन है,
बट यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, फिर भी अगर हम एनालिसिस करें, रामन इफेक्ट हमेशा क्या होता है, रामन इफेक्ट मॉलिक्यूल्स में होता है। रामन इफेक्ट मॉलिक्यूल, वो बाउंड चार्ज में नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स में होता है, तो वो ऑप्शन बी कभी नहीं होगा, और ये फ्री चार्ज में कभी नहीं होगा, ठीक है। और रामन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दोनों इनइलास्टिक है, तो ये करेक्ट है, दोनों इनइलास्टिक स्कैटरिंग है, ये करेक्ट है। बट डिफरेंस, ये तो सिमिलरिटी है ना, ऑप्शन डी इज द सिमिलरिटी, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो गिवन नहीं है। ये ऑप्शन डी जो बोथ ऑफ देम आर इनइलास्टिक, ये है सिमिलरिटीज। तो डिफरेंस हम कैसे करेंगे, डिफरेंस तो हम नहीं कर सकते है ना, तो सिमिलरिटीज बता रहा है। तो ऑप्शन ए में देखो, कॉम्पटन इफेक्ट टेक्स प्लेस ऑन बाउंड चार्ज, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। बट डिफरेंस हम कैसे करेंगे, कि एक तो होना पड़ेगा ना, कोई एक ऐसे होना होगा, आइदर ये देते कि रामन इफेक्ट इज इलास्टिक और कॉम्पटन इफेक्ट इज इनइलास्टिक, ऐसे देते तभी हम कंपेयर कर पाते। बट यहाँ पर आप कैसे करना, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम डिफरेंस और डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो मुझे नहीं लगता, ये सारे ऑप्शंस मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। तो या फिर क्वेश्चंस को डिफरेंस के जगह अगर सिमिलरिटी दे देते कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन रामन इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, तो ऑप्शन डी हमेशा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होता। बट आई डोंट नो हाउ यू विल, आप लोग कैसे इसको क्लेम करेंगे। तो जो जो मेन फैक्ट है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ सोडियम क्रिस्टल कितना है, 1.83 एंगस्ट्रॉम। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इसको अगर आप करेंगे तो आपका ऑप्शन निकल के आएगा, एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो 3.28 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब आना चाहिए। बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में आप देखो, कोई भी ऑप्शन में 10⁻28 नहीं है, हमेशा 29 ही गिवन है। तो अगर इसके हिसाब से इफ आई फॉरगेट अबाउट दैट, ये जो ऑर्डर 10 की पावर, अगर मैं इसको भूल जाऊं, तो इफ आई टेक ओनली द वैल्यूज, राइट, तो हम ये जो 3.28, ये क्लोजर टू विच वन, क्लोजर टू ऑप्शन सी हो रहा है, 3.3, राइट। बट 3.3 इंटू 3.3 इंटू 10⁻29 गिवन है, एक्चुअली ये 10⁻28 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। देन ऑप्शन 22 नंबर क्वेश्चन में आप देखो, ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए ऑन ए सब्सटेंस इफ आई प्लेस ए मैग्नेटिक फील्ड, और उसका इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का 10⁵ सो दैट द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी। तो कितना आपका एनर्जी होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूलास है कि ओमेगा सी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाय एम ई, where E is the charge of electron, B is the magnetic field और M is the mass। तो हम अगर ये सारा वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देन 10⁵ डिवाइडेड बाई पाई, देन अगर हम यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 इंटू 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो ये सारे वैल्यू पुट करेंगे, देन हमारा आंसर निकल के आएगा कि 5.5 इंटू 10⁻15 रेडियन पर सेकेंड। बट यहाँ पर यूनिट देखिए आप, पर सेकेंड में है, तो पर सेकेंड मतलब हर्ट्ज में गिवन है। अगेन हम क्या जानते हैं कि एफ अगर हर्ट्ज में है तो ओमेगा सी डिवाइडेड बाई 2 तो अगर यह सारा वैल्यू पुट कर देंगे 5.5 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 2 पुट करेंगे, तो आंसर निकल के आएगा आपका कि 8.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, 8.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आना चाहिए। बट इनमें से आप देखिए कि 8.9 कोई भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, 8.9 कोई भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, और 10 का पावर ये 14 आना चाहिए, बट हमेशा 9 ये यहाँ पर आ रहा है। तो
ये भी एक सारे, मुझे लगता है कि सारे ऑप्शंस गलत है, तो आप लोग इसको भी क्लेम कर सकते हो। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्लॉक थ्योरम। तो ब्लॉक थ्योरम कौन सा मतलब कॉन्सिक्वेंस, ब्लॉक थ्योरम का कॉन्सिक्वेंस कौन सा है? ये हमेशा बेन गे ब्लॉक थ्योरम के हिसाब से हम वहां पर बेन एराइजेस होता है और बेन गैप हम वहां पर ही मिलते हैं, तो हम बोलेंगे कि बेन गैप इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 24। तो यहां पर आप देखो कि न्यूक्लियस डीके कहां से कहां हो रहा है कि +2 से डीके हो रहा है कि 0+ तक, +2 से 0+ तक। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन किस टाइप का होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका हमेशा जो जे वैल्यू है, डेल जे वैल्यू क्या होता है? +-1 होता है और पेरिटी चेंज होता है। और मैग्नेटिक डाइपोल में पेरिटी डज नॉट चेंज होता है, वहां पर भी आपका डेल जे इज इक्वल टू +-1 होता है। बट यहां पर जे वैल्यू, ये बेसिकली जे वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 2 और 0, और ऊपर जो प्लस प्लस है वो पेरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो वो पेरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके हिसाब से आप देखो कि जब इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल होता है, जब क्वाड्रुपल में आपका हमेशा डेल जे इज इक्वल टू क्या, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है और +-2 हो सकता है, राइट? +-1 और +-2 हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी कहां पर है? क्वाड्रुपल में है। तो कोई डाइपोल में तो ये कभी नहीं होगा, ए और सी कभी नहीं होगा। क्वाड्रुपल में हमेशा क्या होगा कि +-2 और जे इज इक्वल टू देखो 2 - 0 दैट मीन्स 2 है ना, तो ये डेल जे इज इक्वल टू 2 होगा। और यहां पर पेरिटी डज नॉट चेंज हो रहा है, अगर डज नॉट चेंज हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल। तो इसके हिसाब से यहां पर बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। देन 25 नंबर क्वेश्चन, तो यहां पर स्टेबिलिटी ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर पूछ रहा है। हमको ये हमेशा पता है कि इवन न्यूक्लियर हमेशा क्या होता है? स्टेबल, मोर स्टेबल होता है देन ऑड इवन न्यूक्लियर और ऑड न्यूक्लियर। हाँ, तो इवन न्यूक्लियर कहां पर हमेशा है? तो आप देखो ऑप्शन सी में ऑड क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम जो है ये हमेशा एग्जैक्ट ट्रेंड में नहीं है, राइट? ऑप्शन सी में तो इवन जो होता है ये हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, तो वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में हमको दिख रहा है। बट इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनमें से आप देखो ऑड ऑट कौन सा लास्ट में है, ऑड ऑट लिस्ट स्टेबल होता है। तो इवन हमेशा मोस्ट स्टेबल और ऑड ऑट हमेशा लिस्ट स्टेबल। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा जो पहला 25 क्वेश्चंस है हमने यहां पर डिस्कस किया, 25 क्वेश्चंस। तो ये 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू था। बाकी जो क्वेश्चंस है असर्शन टाइप है या ट्रू फॉल्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट वीडियो हम देंगे, वहां पर क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 होगा। देन हम वीडियो देंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू 75, देन 76 टू 100। तो अगर आप लोग इसका भी सॉल्यूशन देखना चाहो तो नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग। So thank you very much.